अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपके साथ शेयर करूँगा CS 611 मिड टर्म की प्रिपरेशन। और इसके अंदर बेसिकली जितने हमारे मिड टर्म के हवाले से मॉड्यूल्स बनते हैं वो मैंने सारे आपके कवर किए हैं, मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 6 तक। और उनके हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट और रिपीटेड MCQs हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, ठीक है। और साथ में कुछ मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और ये कुछ डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम आपको शेयर करने का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आप इजीली जो है ना कंसेप्ट को जो है ना क्लियर कर सकें, और इजीली जो है ना चीज़ों को मेमोराइज कर सकें, ठीक है। तो जो पहला हमारे पास सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग कंसेप्ट और प्रोसेसेस के हवाले से यहाँ पर कंसेप्ट है वो देख लें। हमारे पास डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन और की कंसेप्ट क्या है। क्वालिटी जो है ना वो सब्जेक्टिविटी होती है, इसके अंदर प्रोसेस एडहेरेंस होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ISO 9126 क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको आप देख लें कि हमारे पास कौन कौन से इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स जो है ना इंक्लूड होता है। तो वो हमारे पास एक फंक्शनैलिटी होता है, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी, ठीक है। ये डिफरेंट टर्म्स हैं, और इन टर्म्स को डिफाइन किस तरह से किया जाता है वो मैंने ऊपर यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब ऑफ द शेल्फ OTS, ये हमारे पास आपने ये माइंड में रख लेना है, ये MCQs के हवाले से पूछा जा सकता है, ठीक है। और OTS बेसिकली क्या होता है, ठीक है, ये होता है ऑफ द शेल्फ, रेडी टू यूज, मस्ट बी केयरफुल सिलेक्टेड। और ISO 916 26 क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास कौन कौन से हैं। फंक्शनैलिटी, या फंक्शनैलिटी में हम किस चीज़ पर फोकस करते हैं, परफॉर्म द डिजायर्ड फंक्शन, कि हमारे पास जो फंक्शनैलिटीज यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको इंक्लूड करें। रिलायबिलिटी क्या होती है कि मेंटेन्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम, कि हमारे पास अगर टाइम गुजरता जाए तो हम उसकी परफॉर्मेंस को भी मेंटेन रखें, ठीक है ना, ये होती है रिलायबिलिटी। यूजबिलिटी क्या होती है, इजी टू लर्न एंड यूज, के यूज़र जो है ना वो इजीली उसको यूज़ कर सके, और इजीली उसको जो है ना ग्रो मतलब कि मेंटेन कर सके, ठीक है। और एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है कि रिसोर्स ऑप्टिमाइज्ड परफॉर्मेंस, कि हमारे पास जो हमारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है ना वो इफ़िशिएंट होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर जो है ना आप सर्चिंग और जो हमारे पास हम ट्रावर्सिंग वगैरह परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस के थ्रू, तो वो जो है ना इजीली हो ऑप्टिमाइज्ड वे से हम उसको जो है ना इंक्लूड करें, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी क्या होती है कि इजी टू मॉडिफाई, अगर हम नेक्स्ट टाइम अगर उससे जो है ना रिक्वायरमेंट्स के अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहें तो हम इजीली उसको मॉडिफाई कर सकें और फिक्स कर सकें, ये होती है मेंटेनेबिलिटी, कि हम उसको मेंटेन रख सकते हैं। पोर्टेबिलिटी क्या होता है कि हम उसको डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर जब हम उसको अडाप्ट करेंगे ना तो उसको हम पोर्टेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एरर, डिफेक्ट, बग, फॉल्ट एंड फेलियर, ये डिफरेंट टर्म्स हैं। इनको हम देख लेते हैं कि एरर बेसिकली क्या होता है, डिफेक्ट क्या होता है, बग क्या होता है, और फॉल्ट क्या होता है, और फेलियर क्या होता है, ठीक है। एरर बेसिकली वो चीज़ है जो ह्यूमन मिस्टेक हो, मतलब आप कोडिंग कर रहे हैं और कोडिंग के दौरान आप कोई मिस्टेक कर लेते हैं, इनकरेक्ट लॉजिक कोई आप जो है ना वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, हम एरर कहेंगे, ठीक है। और डिफेक्ट कौन सा होता है, डिफेक्ट होता है डेविएशन फ्रॉम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, ऐसी कोई चीज़ जो हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से रॉन्ग प्रोवाइड की गई हो उसको हम डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। बग, बग क्या होता है, नॉन डिफेक्ट फाउंड बिफोर रिलीज, बग वो होता है कि वो डिफेक्ट जो पहले से हमें पता हो कि ये बग जो है ना आ सकता है। नॉन डिफेक्ट फाउंड बिफोर रिलीज, कि उसकी रिलीज होने से पहले जो हम डिफेक्ट फाउंड कर लेते हैं उसको हम बग कहते हैं, ठीक है। और फॉल्ट क्या होता है, इनकरेक्ट स्टेप काजिंग फेलियर, कि हम कोई इनकरेक्ट स्टेप जो है ना वो अचीव करें तो उस का जो काज क्या बनेगा, फेलियर होगा, ठीक है। फेलियर अब क्या होता है, इन एबिलिटी टू परफॉर्म एक्सपेक्टेड ऑपरेशंस, कि हमारे पास एबिलिटी नहीं होती कि वो जो ऑपरेशंस है, एक्सपेक्टेड ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म नहीं हो पा रहे होते उस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वो बेसिकली क्या होता है, उसका फेलियर होता है। अब डिफेक्ट हैंडलिंग हम किस तरह से करते हैं, कोई डिफेक्ट हो उसको हैंडल किस तरह से करना है, यहाँ पर हम तीन चीज़ों का यूज़ करते हैं, प्रिवेंशन, डिटेक्शन और कंटेनमेंट। अब प्रिवेंशन क्या है कि प्रिवेंशन का मतलब होता है कि रूट काज जो हमारे पास होता है ना, हम एनालिसिस करते हैं और
वो रूट काज हमें पता चल जाता है कि जिसके थ्रू हमें पता हो कि फ्यूचर में हमें इसके थ्रू जो है ना कोई डिफेक्ट हो सकता है या कोई इससे बग या कोई एरर जनरेट हो सकता है। अब डिटेक्शन क्या होता है? आइडेंटिफाई एंड मिनिमाइज बग, कि हम उसको आइडेंटिफाई करें और उसको मिनिमाइज करें, ठीक है। कंटेनमेंट क्या होता है? स्टॉप बग्स फ्रॉम स्प्रेडिंग बिटवीन स्टेजेस, के डिफरेंट स्टेजेस के दौरान हम उन बग्स को स्टॉप करें, ठीक है। तो यहाँ पर इसके थ्रू आप जो है ना इसको इजीली मेमोराइज कर सकते हैं कि अब फंक्शनैलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी और एरर, डिफेक्ट, बग, फॉल्ट एंड फेलवर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मॉड्यूल है हमारे पास, मॉड्यूल 2, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। अब कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी से क्या मुराद है जी, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इकोनॉमिक्स। अब इसकी इकोनॉमिक्स क्या है कि बेटर क्वालिटी किस चीज़ पर रिलाई करती है? हायर सेटिस्फेक्शन प्लस कॉस्ट सेविंग। जब हम कॉस्ट सेविंग करेंगे और हायर सेटिस्फेक्शन कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे तो इसको क्या कहते हैं हम? बेटर क्वालिटी कहते हैं। और क्वालिटी डायरेक्टली इम्पैक्ट्स यूजर एक्सपीरियंस एंड बिजनेस रेपुटेशन। और जो क्वालिटी होती है ना ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है यूजर के एक्सपीरियंस पर और बिजनेस की रेपुटेशन पर, ठीक है। तो इस चीज़ को बड़ा माइंड में रखा जाता है जब हम सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन क्वालिटी कॉस्ट। अब इसका ये किस चीज़ का मुखाफफ है? एफ क्यू सी, ठीक है। तो एफ क्यू सी बेसिकली मुखाफफ है फंक्शन क्वालिटी कॉस्ट। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है तो आपने इसको जो है ना माइंड में रख लेना है। अब इसका मॉडल क्या है हमारे पास? बजट इज इक्वल टू फीचर्स प्लस क्वालिटी। हमारे पास फीचर्स और क्वालिटी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वो क्या होगा? बजट बन जाएगा, ठीक है। एडिंग मोर फीचर्स कैन रिड्यूस क्वालिटी इन फिक्स्ड बजट। हमारे पास अगर हम ज़्यादा फीचर्स को ऐड करते हैं तो वो हमारी क्वालिटी को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। और इन फिक्स्ड बजट, एक फिक्स्ड बजट के अंदर। और कॉस्ट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? दो तरह की जो है ना कॉस्ट टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट कॉस्ट, एक है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है? जो हम इमीडिएट कॉस्ट करते हैं विजिबल, इससे हमें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट हिडन लॉन्ग टर्म ईजी रेपुटेशन लॉस। ये हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होते हैं जो हिडन हो और लॉन्ग टर्म हो, ठीक है। और इससे रेपुटेशन का लॉस होता है, ठीक है। और रिस्क एनालिसिस अप्रोच हमारे पास क्या है? रिस्क एक्सपोजर, ये हमारे पास आ रही है, ठीक है। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय लॉस। अब जब हम प्रोबेबिलिटी और लॉस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिस्क एक्सपोजर जो है ना वो आ जाएगा। हायर सॉफ्टवेयर क्रिटिकलिटी इज इक्वल टू हायर रिस्क लेवल्स, कि हमारे पास अगर सॉफ्टवेयर ज़्यादा क्रिटिकल होगा ना उसके अंदर रिस्क लेवल्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसका रिस्क लेवल भी बढ़ जाएगा। अब रिस्क के लेवल कौन कौन से होते हैं हमारे पास? बेसिकली 4 लेवल्स हैं। एक है हमारे पास कैटास्ट्रॉफिक, और एक है लेवल बी क्रिटिकल, लेवल सी मार्जिनल, लेवल डी नेग्लिजिबल, ठीक है। अब ये कैटास्ट्रॉफिक और क्रिटिकल, मार्जिनल और नेग्लिजिबल जो है ना इनको हम अगेन जो है ना आपकी हैंडआउट्स के हवाले से इसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ये हैं जो इनको मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में हम इसी पर भी आएंगे कि कैटास्ट्रॉफिक और क्रिटिकल, मार्जिनल और नेग्लिजिबल बेसिकली कौन कौन से रिस्क हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या परफॉर्म होता है, ठीक है। अब पहले हमारे पास ये डायग्राम है, ये बेसिकली इसी जो है ना कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए बनाई गई है। क्वालिटी इकोनॉमिक्स, एफ क्यू सी मॉडल, कॉस्ट टाइप्स, रिस्क एनालिसिस, रिस्क लेवल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल 3। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आपको ये क्लियर करवा दिया जाए लेवल A B C D, ठीक है, ताकि आपका ये भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो फ्रेंड्स अब हम हैंडआउट्स को देख लेते हैं और यहाँ से हम इन लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब कैटास्ट्रॉफिक जो हमारे पास लेवल होता है उसके अंदर क्या होता है? कॉन्टीन्यूस यूसेज। इसके अंदर कॉन्टीन्यूस यूसेज हो रही होती है हमारे पास सारे इन्वायरमेंट की, और इरिवर्सिबल इन्वायरमेंट डैमेजेस। और इसके थ्रू हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा प्रोग्राम जो हम बनाते हैं वो जो इरिवर्सिबल हो, ठीक है ना। इरिवर्सिबल से मुराद ये है कि लाइक अगर हम कोई मिलिट्री वेपन्स वगैरह में कोई प्रोग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसका जो डैमेज होगा ना हमारे पास वो इरिवर्सिबल होगा, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो है ना हमारे पास, ह्यूमन लाइव्स का जो डैमेज होगा वो जाहिर सी बात है इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल तो नहीं है ना, इरिवर्सिबल है।
तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है जहाँ पर हमने इसको डिज़ाइन करना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैटास्ट्रॉफिक। ठीक है, ये लेवल ए है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजास्टर, डिसस्ट्रस, इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट। ठीक है, और लेवल बी हमारे पास क्या है, ये है क्रिटिकल। अब क्रिटिकल लेवल कौन सा है जी, कंटिन्यूस यूसेज, वर्जन चेंज, इंटरप्शन। जो हमारे पास क्रिटिकल होता है ना, क्रिटिकल लेवल के अंदर बेसिकली ये होता है कि ये हमारे पास ये भी इन्वायरमेंटल डैमेजेस के हवाले से होता है। लाइक हम ऐसा कोई सिस्टम जनरेट करते हैं जो बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है, जो ह्यूमन की लाइव्स के हवाले से यूज़ होता है, सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन लाइव्स, जो हमारे पास सीरियस थ्रेट दे सकता है ह्यूमन लाइव्स को। वो कैसे, जैसे लाइक हमारे पास हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारी मशीनरी ऐसी यूज़ होती है जो कि बेसिकली प्रोग्राम्ड की गई होती है। अगर वहाँ पर हमारे पास अगर छोटा सा भी कोई हमारे पास कोई हम एरर जनरेट करते हैं तो वो एक सीरियस थ्रेट बन सकता है ह्यूमन लाइव्स को। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास जो है ना इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। अब लेवल सी क्या होता है, लेवल सी हमारे पास मार्जिनल होता है। मार्जिनल से मुराद क्या है, कॉन्टीन्यूस यूसेज विद फिक्स इंटरप्शन पीरियड्स, कि हम इससे के अंदर कंटिन्यूस उसकी यूसेज करते हैं और साथ साथ उसकी जो है ना इंटरप्शन को फिक्स करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे पास डैमेज का ख़तरा होता है वो प्रॉपर्टी के डैमेजेस का होता है, और माइनर इंजरी और इलनेस का जो है ना हमारे पास डैमेज हो सकता है। बाकी हमारे पास कोई सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट भी इसके थ्रू जो है ना परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास कोई इन्वायरमेंटल डैमेज नहीं होता इंक्लूड, हाँ प्रॉपर्टी डैमेज इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेग्लिजिबल, टाइम टू टाइम यूसेज, इसको हम टाइम टू टाइम यूज़ करते हैं। लो प्रॉपर्टी डैमेज, इसके अंदर प्रॉपर्टी डैमेज का कोई ज़्यादा खतरा नहीं होता। नो रिस्क फॉर ऑन ह्यूमन लाइव्स, ह्यूमन लाइव्स पर भी इसका कोई रिस्क नहीं होता। नेग्लिजिबल इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट, ये हमारे पास नेग्लिजिबल होती है इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। मॉड्यूल नंबर 3 है हमारे पास, स्टैंडर्ड एंड मॉडल्स। ठीक है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, डॉक्यूमेंटेड पॉलिसीज ओवर प्रोसेसेस क्रिटिकल टू अवॉइड फेलवर्स। ठीक है, और पीपल प्रोसेसेस टेक्नोलॉजी, गोल्डन ट्रायंगल मॉडल। और प्रोसेस बेंचमार्किंग क्या होता है कि हम कंपेयर प्रोसेसेस विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टू इम्प्रूव, कि हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के साथ उसको जो है ना कंपेयर करते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, CMMI मॉडल क्या होता है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन। तो ये आपने माइंड में रखने लेना है कि CMMI जो है ना ये किस चीज़ का मुखफ़फ़ है, ये हमारे पास कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन का। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास लेवल कितने हैं, हमारे पास टोटल 5 लेवल हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे पास जो फर्स्ट लेवल है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट लेवल इनिशियल लेवल होता है जी। इसके अंदर क्या होता है, ये आप ऐसा समझ लें कि ये हमारे पास एक इब्तदाई पहलू है। ठीक है ना, पहला लेवल है। ठीक है, और इसके अंदर कोई ख़ास रिक्वायरमेंट्स का जो है ना ना तो जो हमारे पास जो कस्टमर होता है उसको आइडिया नहीं होता कि उसको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की नीड हो सकती है इन फ्यूचर, उनको कौन कौन से फीचर्स की नीड पड़ सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, और ये एक हमारे पास इनिशियल स्टेज होती है। ठीक है, इसको लेवल 1 कहते हैं। और लेवल 2 हमारे पास क्या होता है, मैनेज्ड होता है। यहाँ पर हम बेसिकली जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग हम करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं उस सिस्टम के हवाले से, और उसको बाद में हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। एक जो है ना उसका वे बनाते हैं उसको, या हम कह सकते हैं कि रोड मैप एक क्रिएट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मैनेज्ड कहते हैं। और ये लेवल 2 होता है हमारे पास। लेवल 3 क्या होता है, डिफाइंड, और उन्हीं प्रोसेसेस को और उन्हीं जो है ना हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स बनती हैं उनको हम फिर आगे डिफाइंड करते हैं एक स्टैंडर्ड प्रोसेसेस के हवाले से। ठीक है, और लेवल 4 हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटेटिवली मैनेज, हम क्वांटिटेटिवली मैनेज करते हैं, मेजर करते हैं विद डिफरेंट मैट्रिसेस, कॉस्ट के मैट्रिसेस या एफिशिएंसी के मैट्रिसेस के हवाले से हम उसको जो है ना क्वांटिटेटिवली मैनेज करते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल 5 है ना वो है ऑप्टिमाइजिंग। ऑप्टिमाइजिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को इम्प्रूव करना। ठीक है ना, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जब हम सिस्टम के अंदर लाते हैं तो उसको हम लेवल 5 में जो है ना अचीव करते हैं। लेवल 5 बेसिकली ऑप्टिमाइजिंग के हवाले से है। तो फ्रेंड्स इन चीज़ों को आपने माइंड में रख लेना है। हो सकता है आपके जो है ना एग्ज़ाम के अंदर वो आपसे डिफरेंट लेवल्स के नेम्स भी पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, या फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी डिटेल्स क्या हैं। ठीक है ना, इनिशियल लेवल पे क्या होता है, सेकंड लेवल पे क्या
तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास है CMMI कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के हवाले से जो है ना आपने इसको रीड कर लेना है। बेसिकली नेक्स्ट यहाँ पर मैंने डायग्राम भी इसकी क्रिएट की हुई है। CMMI के अंदर हमारे पास जो मॉडल्स होते हैं, इनिशियल मॉडल होता है, मैनेज्ड मॉडल होता है, सॉरी, जो लेवल होते हैं ना हमारे पास, इनिशियल लेवल, मैनेज्ड लेवल, डिफाइंड लेवल और क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड लेवल और ऑप्टिमाइजिंग लेवल एक हमारे पास होता है। और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? प्रोसेस एरिया, जेनेरिक प्रैक्टिसेस, स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस। प्रोसेस बेंचमार्किंग के अंदर हमारे पास क्या होता है? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को हम यूज़ करते हैं, इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजीज डिफरेंट जो हम यूज़ करते हैं उनको हम यहाँ पर स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हुए हमारी प्रोडक्ट को मेंटेन रखते हैं। और रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? कॉन्टिन्यूस स्टेज। ठीक है। इसी तरह हमारे पास मॉड्यूल नंबर 4 है, इंजीनियरिंग प्रोसेस एरियाज। इसके हवाले से देख लें यहाँ पर ये डायग्राम, इंजीनियरिंग प्रोसेस एरियाज एंड इम्प्रूवमेंट। अब इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोसेसेस हमारे पास कौन कौन से प्रोसेसेस बेसिकली होते हैं? एक होता है रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, ठीक है, जिसके अंदर हम रिक्वायरमेंट की मैनेजमेंट करते हैं। और रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट के अंदर हम ये वो फेज़ है जिसके अंदर हम उसकी डेवलपमेंट करते हैं। यहाँ पर तो फर्स्ट फेज़ में तो हमने मैनेजमेंट की, और सेकंड फेज़ में हम क्या करेंगे? उसकी डेवलपमेंट करेंगे। और जो हमारे पास थर्ड फेज होगा उसके अंदर हम टेक्निकल सोल्यूशन जो होंगे ना वो उसके प्रोवाइड करेंगे। और प्रोडक्ट इंटीग्रेशन हमारे पास होगी कि हमने सिस्टम के साथ किस तरह से इसको इंटीग्रेट करना है। और फिर हमारे पास सॉफ्टवेयर वैलिडेशन आ जाएगी और सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ पर अब दो टर्म है, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन और सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन। इनको आपने माइंड में रखना है, ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है ना। ये भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के हवाले से जो हमारे पास फोकस है वो है इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप और प्रोसेस एक्शन टीम्स, PATS, प्रोसेस एक्शन टीम्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें हमारे पास प्रोसेस इम्प्रूवमेंट बाय EPG और PATS। तो EPG हमारे पास इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप होता है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो ओवरसी करता है प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट पर, ठीक है। और PATS जो हमारे पास प्रोसेस एक्शन टीम्स हैं, ये इम्प्लीमेंट करते हैं इम्प्रूवमेंट को, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट है हमारे पास इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रोसेस एरियाज। एरियाज कौन कौन सा है जो अभी हमने डिस्कस किए? रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, इसके अंदर हम इंश्योर करते हैं ट्रेसेबिलिटी एंड चेंज मैनेजमेंट को। और रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है? हम एनालाइज करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। और टेक्निकल सोल्यूशन के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं किसी डिज़ाइन को, और इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटजी को हम जो है ना यूज़ करते हैं। इम्प्लीमेंट बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। रिक्वायरमेंट की बेस पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं उसको। और प्रोडक्ट इंटीग्रेशन के अंदर क्या होता है? असेंबल कंपोनेंट्स इंश्योर कंपेटिबिलिटी, कि हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको फिर इंटीग्रेट किया जाता है और उनकी कंपेटिबिलिटी को इंश्योर किया जाता है कि आया ये हमारे पास कंपेटिबल हैं या नहीं। सॉफ्टवेयर अब वैलिडेशन क्या होता है? आर वो बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। और सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन क्या होता है? आर वी बिल्डिंग दी प्रोडक्ट राइट। वैलिडेशन का मतलब होता है कि हम ये इंश्योर करें कि हम जो यूज़र की एक्सपेक्टेशंस के हवाले से ही प्रोडक्ट को जो है ना प्रिपेयर कर रहे हैं या प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हैं। ये होती है वैलिडेशन। और वेरिफिकेशन क्या होती है? कि जब हम प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं और साथ साथ हमको जो है ना उसको एनालाइज करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि आया हम वही प्रोडक्ट जो है ना बिल्ड कर रहे हैं जो हमें चाहिए थी, ठीक है। और ऑडिट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है? टाइप्स होती हैं, पर्पस होता है, अप्राइजल्स होते हैं और प्रोसेस रिव्यूज होते हैं, ठीक है। इनको आपने रीड कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास मॉड्यूल नंबर 5 है, प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस एरियाज, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास PM फ्रेमवर्क कंपोनेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं? कनेक्ट, सेल्स, फाइनेंस, डेवलपमेंट, QA, ETC, ठीक है। और इंक्लूड स्कोप, बजट, रोड मैप, डेमो प्लान और अपडेट प्लान। ये इसके अंदर फ्रेमवर्क के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी डायग्राम भी होगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड टूल्स। PM फ्रेमवर्क कंपोनेंट कौन कौन से हैं? सेल्स, फाइनेंस, डेवलपमेंट और QA। और प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग किस तरह से होती है? मैन और एस्टिमेट्स, वीकली स्टेटस रिपोर्ट्स, गांठ चार्ट के थ्रू हम जो है ना प्रोजेक्ट की प्लानिंग और ट्रैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली गांठ चार्ट क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर जो मैंने बेसिकली अपने प्रोजेक्ट के हवाले से गांठ चार्ट बनाया था वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर नहीं बेसिकली,
ये रहा। सो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ गांट चार्ट जो मैंने बनाया था। आपको आइडिया हो जाएगा कि गांट चार्ट बेसिकली किस तरह से और उसके अंदर हम प्लानिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इस तरह से हम जो है ना गांट चार्ट बनाते हैं। ये एक मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट जो है ना शेयर किया हुआ है कि जिसके अंदर हम हर चीज़ को, हर जो हमारे पास फेज है ना सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट का, उसको हम डिफाइन करते हैं और उसके लिए असाइनमेंट करते हैं कितने डेज के अंदर हमें ये जो है ना टास्क को परफॉर्म करना है। ठीक है। तो ये हमारे पास, मैं बेसिकली आपको दिखाना चाहता था कि बेसिकली ये किस तरह से वर्क करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट। अर्नड वैल्यू क्या होती है? ईवी और प्लान वैल्यू जो हम प्लान करते हैं, और एक्चुअल वैल्यू जो हमारे पास जो कॉस्ट आती है एक्चुअली, वो एक्चुअल वैल्यू होती है। ठीक है। और प्रोजेक्ट ऑडिट्स हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम स्कोप एनालिसिस करते हैं, बजट एनालिसिस करते हैं और डेमो एनालिसिस करते हैं। ठीक है। और परफॉर्मेंस इंडेक्सेस के अंदर क्या होता है कि हम शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 6, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग वर्सेस क्वालिटी इंजीनियरिंग। अब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। अब चैलेंजेस क्या क्या है? मिसिंग रिक्वायरमेंट्स, रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स, चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, आउट ऑफ स्कोप रिक्वायरमेंट्स, लैक ऑफ क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि मिसिंग रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट्स मिस होती हैं। रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स के अंदर बेसिकली ये होता है कि हमारे पास कुछ रॉन्ग रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जो है ना इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है। चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, या ऐसा हो सकता है टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट को चेंज कर दिया जाए, तो वो फिर डिफिकल्ट होता है उनको जो है ना मेंटेन रखना। आउट ऑफ स्कोप रिक्वायरमेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी रिक्वायरमेंट जो आउट ऑफ स्कोप हो। ठीक है। लैक ऑफ क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट, जिसके अंदर क्लाइंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड रिक्वायरमेंट्स। अब गुड रिक्वायरमेंट्स के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट और फेसिबल। ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। की डिफरेंसेस क्या है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के हवाले से? तो वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। फोकस ऑन डिफाइनिंग व्हाट दिस सिस्टम शुड डू। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वो होते हैं जिसके अंदर हम फोकस करते हैं डिफाइनिंग पर कि सिस्टम क्या करेगा बेसिकली। और सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर हम बेसिकली फोकस करते हैं ऑन इंश्योरिंग व्हाट्स बिल्ट मीट्स द डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स, कि क्या हम जो चीज़ बिल्ड कर रहे हैं ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के डिफाइंड डेफिनेशन के हवाले से हैं। ठीक है। डिफाइंड जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके हवाले से हैं, उनको मीट करती हैं या नहीं। तो ये हमने इसके अंदर माइंड में रखना होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास थे 6 मॉड्यूल के हवाले से कुछ शॉर्ट नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए। और इनका इन नोट्स का जो लिंक है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इजीली जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे जो एमसीक्यूज हैं उनकी जानिब। ठीक है। तो हमारे पास मॉड्यूल नंबर 1 है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग? कि हमारे पास जो प्राइमरी फोकस होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग का वो क्या होता है? एडिंग न्यू फीचर्स, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद एग्रीड प्रोसेसेस, रिड्यूसिंग डेवलपमेंट टाइम, इंक्रीजिंग बजट एलोकेशन। तो इसके अंदर हम बेसिकली इंश्योर करते हैं कंप्लायंस विद एग्रीड प्रोसेसेस। ठीक है। तो बी इसका करेक्टेड आंसर है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह हम देख लेते हैं जी। विच आईएसओ स्टैंडर्ड डिफाइंस सॉफ्टवेयर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फंक्शनैलिटी एंड रिलायबिलिटी? तो ये कौन सा स्टैंडर्ड है? बेसिकली ये हमारे पास स्टैंडर्ड है आईएसओ 9126। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड है जो अभी अभी हम रीड करके भी आए हैं। ठीक है। और अ डेविएशन फ्रॉम कस्टमर रिक्वायरमेंट्स इज टर्म्ड एज, जो हमारे पास डेविएशन होते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स की तरफ से, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डिफेक्ट कैसे कहते हैं बेसिकली। ठीक है ना, जो अभी अभी हमने स्टडी किया है। बी इसका करेक्टेड आंसर है।
विच स्टेक होल्डर्स ग्रुप इंक्लूड्स थर्ड पार्टी वेंडर्स, कि हमारे पास जो कौन से स्टेक होल्डर्स का ग्रुप है जो थर्ड पार्टी वेंडर्स को जो है ना इंक्लूड करता है। वो हमारे पास यूजर्स, कस्टमर, प्रोड्यूसर्स, डेवलपर्स। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। सी इसका करेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज पोर्टेबिलिटी रेफर टू इन ISO 9126। ये जो हमारे पास पोर्टेबिलिटी है ये किस चीज़ को रेफर कर रही है? ये बेसिकली हमारे पास रेफर कर रही है इंटीग्रेशन को, ट्रांसफरिंग सॉफ्टवेयर अक्रॉस इन्वायरमेंट, ठीक है ना। हम किसी भी इन्वायरमेंट पर जो है ना उसको ट्रांसफर करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को, ठीक है, जो उसके साथ कंपेटिबल हो। नेक्स्ट है हमारे पास, एन एरर इज इन लॉजिक यूजिंग सब्ट्रैक्शन इंस्टेड ऑफ एडिशन इज ए सेमेंटिक एरर, सिंटैक्स एरर, डिफेक्ट, फेलवर। तो ये हमारे पास जो लॉजिक एरर होता है ना इसको हम सिमेंटिक एरर कहते हैं। जबकि जो हमारे पास कोई सिंटैक्स एरर होता है जिसके अंदर हम कोई कोडिंग के अंदर कोई कॉलन वगैरह लगाना भूल जाए, या कोई जो है ना सिंटैक्टिकली जो हमारे पास एरर आता है उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो हमारे पास ए है। और नेक्स्ट हमारे पास है, विच करेक्टरिस्टिक इंश्योर्स सॉफ्टवेयर कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड यूज्ड। कौन सा करेक्टरिस्टिक्स जो है ना इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड यूज्ड, कि उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। एफिशिएंसी, यूजेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, फंक्शनैलिटी। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्टेड आंसर है वो है यूजेबिलिटी, ठीक हो गया। और नेक्स्ट है हमारे पास, डिफेक्ट प्रिवेंशन एम्स टू। जो हमारे पास डिफेक्ट प्रिवेंशन है इसका एम क्या होता है? डिटेक्ट डिफेक्ट अर्ली, आइडेंटिफाई रूट काजेज ऑफ डिफेक्ट्स, प्रायोरिटाइज फीचर डेवलपमेंट, रिड्यूस टेस्टिंग टाइम। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, आइडेंटिफाई रूट काजेज ऑफ डिफेक्ट्स, जो अभी अभी हमने स्टडी भी किया है नोट्स के अंदर, ठीक है। which is a producer primary concern, user satisfaction, fulfilling contractual obligation, minimizing cost, adding new features। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है, अ फॉल्ट इन सॉफ्टवेयर इज काज्ड बाय। जो हमारे पास फॉल्ट होता है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये किसके थ्रू होता है? इनकरेक्ट यूजर इनपुट, ह्यूमन एरर ड्यूरिंग कोडिंग, हार्डवेयर फेलियर, नेटवर्क लेटेंसी। तो ये हमारे पास ह्यूमन एरर ड्यूरिंग कोडिंग, जो ह्यूमन एरर करता है ना कोडिंग के अंदर, इसको हम फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। और इसका जो करेक्टेड आंसर होगा वो हमारे पास बी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास मॉड्यूल नंबर 2 है, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो कॉस्ट क्या है जी? दी 350 million रिडक्शन इन याहू acquisition price by Verizon was due to poor UI design, missing security requirements, delayed delivery, featured overload। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो हमारे पास है मिसिंग सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है। विच कॉस्ट इंक्लूड्स लॉस ऑफ रेपुटेशन। कौन सी कॉस्ट है जो इंक्लूड करती है लॉस ऑफ रेपुटेशन को? डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ये हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है, जो हमारे पास जिसके अंदर लॉस ऑफ रेपुटेशन जो है ना इंक्लूड होता है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म होती है। रिस्क एक्सपोजर इज कैलकुलेटेड यूजिंग। अब रिस्क एक्सपोजर को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो इसको हम कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो है प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय लॉस, ठीक है। तो ये इसका करेक्टेड आंसर है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट विद ए फिक्स्ड बजट फेसेस ए ट्रेड ऑफ बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी, फीचर्स एंड क्वालिटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है हमारे पास वो है बी, फीचर्स एंड क्वालिटी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास विच रिस्क लेवल इंक्लूड्स परमानेंट इंजरी और सवेयर इलनेस, लेवल ए, लेवल बी, लेवल सी, लेवल डी। तो बेसिकली जो हमने लेवल्स जो को स्टडी किया है ये उनके हवाले से है। परमानेंट इंजरी और सवेयर इलनेस जो है ना वो लेवल बी के अंदर जो है ना इंक्लूड होती है, क्रिटिकल लेवल जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और जो पहला है कैटास्ट्रॉफिक, ये हमारे पास वेपन्स के हवाले से आ जाता है कि जिसके अंदर इरिवर्सिबल इन्वायरमेंट डैमेज हो, ठीक है ना, जिसके अंदर इन्वायरमेंट जो डैमेज होगा ना इसके थ्रू वो रिवर्सिबल ना हो, ठीक हो। नेक्स्ट हमारे पास द फंक्शन क्वालिटी कॉस्ट एफ क्यू सी इक्वेशन स्टेट्स।
सी इज इक्वल टू एफ प्लस क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू प्लस सी, क्यू इज इक्वल टू एफ प्लस सी, और एफ प्लस क्यू इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर जो करेक्ट टर्म है ना इसकी, वो है हमारे पास सी इज इक्वल टू एफ प्लस क्यू। ठीक है, ये आपने माइंड में रखना है। Missing a firewall in a payment system primarily impacts usability, security, पोर्टेबिलिटी, एफिशिएंसी। तो जो हमारे पास जो फायरवॉल की मिसिंग है ना पेमेंट सिस्टम के अंदर, वो प्राइमरली इम्पैक्ट करेगी सिक्योरिटी पर, ठीक है ना, डायरेक्ट कॉस्ट जिसको हम कहते हैं। और ये बी इसका करेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आर इमीडिएटली मेजरेबल, हिडन एंड लॉन्ग टर्म फिक्स्ड पर प्रोजेक्ट रिलेटेड टू हार्डवेयर। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं ना वो हमारे पास हिडन एंड लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है, ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास विच अप्रोच आइडेंटिफाइज रूट काज ऑफ डिफेक्ट। कौन सी जो है ना अप्रोच जो है ना बेसिकली काज बनती है रूट काज ऑफ डिफेक्ट्स। तो ये हमारे पास डिफेक्ट प्रिवेंशन होता है। ठीक है, सी इसका करेक्टेड आंसर है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग ए डिफेक्ट इज हाईएस्ट ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट फेज, टेस्टिंग फेज, पोस्ट रिलीज फेज, डिजाइन फेज। तो जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ फिक्सिंग ए डिफेक्ट इज हाईएस्ट ड्यूरिंग पोस्ट रिलीज फेज, पोस्ट रिलीज फेज के अंदर जो है ना हमारे पास ये होता है। ठीक है, तो सी इसका करेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास मॉड्यूल नंबर 3, स्टैंडर्ड एंड मॉडल्स। सी एम एम आई लेवल 1 इज करेक्टराइज्ड बाय डिफाइन प्रोसेस, एड होक प्रोसेसेस, क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो हमारे पास है बी, एड होक प्रोसेसेस। ठीक है, लेवल 1 जो होता है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट हमारे पास देख ले प्रोसेस बेंचमार्किंग इन्वॉल्व्स। कि प्रोसेस बेंचमार्किंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? कॉपिंग कॉम्पिटिटर्स, प्रोसेसेस, कंपेयरिंग प्रैक्टिसेस टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, एलिमिनेटिंग डॉक्यूमेंटेशन, इग्नोरिंग इंटरनल कंस्ट्रेंट्स। तो इसके अंदर हमारे पास हम कंपेयर करते हैं प्रैक्टिस अपनी प्रैक्टिसेस को टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हवाले से। तो बी इसका करेक्टेड आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो देख ले। मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन रिलाइज ऑन। कि जो मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन होती है ये किस चीज़ पर रिलाई करती है? हीरोइक एफर्ट्स, डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस, रिएक्टिव स्ट्रेटजीज, और इम्प्रूवाइज्ड वर्क फ्लोज। तो ये बेसिकली हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच सी एम एम आई लेवल यूजेस स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस कंट्रोल। तो हमारे पास लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5। तो ये हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास लेवल 4। ठीक है, ये इसका करेक्टेड आंसर है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास दी गोल्डन ट्राइंगल इन क्वालिटी मैनेजमेंट इंक्लूड। जो हमारे पास गोल्डन ट्राइंगल होती है क्वालिटी मैनेजमेंट इंक्लूड, इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, कॉस्ट, टाइम, स्कोप, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग, टेस्टिंग, कोडिंग एंड डिबगिंग। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो हमारे पास पीपल, प्रोसेसेस और टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेरिक प्रैक्टिसेस इन सी एम एम आई अलाइन विद। जो हमारे पास जेनेरिक प्रैक्टिसेस होती हैं ये किस चीज़ से अलाइन होती हैं? सी एम एम आई के अंदर स्पेसिफिक गोल्स, प्रोसेस एरियाज, जेनेरिक गोल्स, मेच्योरिटी लेवल्स। तो ये हमारे पास जेनेरिक गोल्स के हवाले से अलाइन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अ टॉक्सिक रिक्वायरमेंट रेफर टू। जो हमारे पास टॉक्सिक रिक्वायरमेंट होती है ये किस चीज़ को रेफर करती है? अ हाईली क्रिटिकल फीचर, आर डिफेक्टिव आर फ्लेव्ड रिक्वायरमेंट्स, सिक्योरिटी वेलनरेबिलिटी, यूजर रिक्वेस्टेड चेंज। तो इसका जो हमारे पास करेक्टेड आंसर है वो है हमारे पास अ डिफेक्टिव आर फ्लॉड रिक्वायरमेंट्स, जिसके अंदर फ्लॉ, ठीक है ना, और डिफेक्टिव हो। नेक्स्ट हमारे पास विच एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ सी एम एम आई लेवल 3। कौन सा यहाँ पर एक्टिविटी पार्ट है जो सी एम एम आई लेवल 3 का है? ठीक है ना, एड हुक प्रोजेक्ट प्लानिंग, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस अक्रॉस प्रोजेक्ट्स, स्टैटिस्टिकल डिफेक्ट एनालिसिस, हीरो डिपेंडेंट वर्क फ्लोज। तो ये हमारे पास 20 का करेक्टर आंसर है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस अक्रॉस प्रोजेक्ट, कि हम एक स्टैंडर्ड जो है ना प्रोसेस को यूज करें डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपने ये जो सी एम एम आई मॉडल के हवाले से काफ़ी सारे एमसीक्यूज जो है ना आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो इनको आपने गौर से जो है ना स्टडी करना और इनको ब्रेन स्ट्रॉम कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम्स इन सी एम एम आई आर कॉल्ड।
पैट्स प्रोसेस एक्शन टीम्स और क्यूए टीम्स, सेक्रम टीम्स और डेव ओप्स टीम्स। तो ये बेसिकली प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम्स जो है ना, सी एम एम आई आर कॉल्ड पी ए टी एस, प्रोसेस एक्शन टीम जिसको हम कहते हैं। ये इसका करेक्टेड आंसर है जो हम स्टडी भी करके आए हैं। कैपेबिलिटी लेवल इन सी एम एम आई रेंज फ्रॉम 0 to 3, 1 to 5, 0 to 5, 1 to 3। तो ये देखे ना कि हमारे पास वही लेवल्स के हवाले से एमसीक्यूज आ गए जो मैं आपको पॉइंट्स कवर करवा रहा था, कि बताया था कि लेवल्स के हवाले से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस के अंदर करेक्टरिस्टिक्स कितने हैं या लेवल कितने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सी एम एम आई के लेवल है ना, वो बेसिकली हमारे पास 0 to 5 है, ठीक है ना, टोटल 5 लेवल है। तो ये आपने माइंड में रखना है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और इनके नेम भी याद रख लें कि पहला हमारे पास इनिशियल लेवल होता है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर डायग्राम की तरह, हाँ, इनिशियल लेवल होगा, मैनेज्ड होगा, डिफाइंड होगा और क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड होगा और ऑप्टिमाइजिंग होगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास मॉड्यूल नंबर 4 है हमारे पास, इंजीनियरिंग प्रोसेसेस एरियाज। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट इंश्योर्स coding optimization, traceability between requirements and deliverables, reduced testing efforts, faster deployment। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो हमारे पास बी है, बेसिकली ट्रेसिबिलिटी बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड डिलीवरेबल्स। ठीक है, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट होती है ना, ये बेसिकली इंश्योर करती है ट्रेसिबिलिटी को रिक्वायरमेंट्स और डिलीवरेबल्स के बिटवीन। ठीक है, सैनिटी टेस्टिंग इज परफॉर्म ड्यूरिंग, जो हमारे पास सैनिटी टेस्टिंग होती है ये कब परफॉर्म होते हैं? यूनिट टेस्टिंग के अंदर, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन के अंदर, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिस्क एनालिसिस। तो ये बेसिकली प्रोडक्ट इंटीग्रेशन के वक्त हम जो है ना इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, which document is created in requirement development? A technical design document, software requirements, specifications, SRS, test cases, risk matrices। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है हमारे पास सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन, SRS जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द पर्पज ऑफ प्रोडक्ट इंटीग्रेशन इज टू, जो हमारे पास प्रोडक्ट इंटीग्रेशन का पर्पज है ये बेसिकली क्या होता है? राइट कोड फॉर मॉड्यूल्स, असेंबल कंपोनेंट्स एंड टेस्ट इंटर ऑपरेबिलिटी, वैलिडेट यूजर नीड्स, मैनेज प्रोजेक्ट बजट। तो ये इसका मतलब ये होता है कि हम इनको असेंबल करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स को, ताकि वो एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 का करेक्टेड आंसर है। ठीक है, किक ऑफ मीटिंग एग्जाम्पल इज एसोसिएटेड विद सी एम एम आई लेवल। ये जो किक ऑफ हमारे पास मीटिंग है, ये किसके साथ एसोसिएट करती है सी एम एम आई लेवल के अंदर? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। तो ये हमारे पास जो करेक्टेड आंसर है वो है लेवल 3। ठीक है, सी इज करेक्टेड आंसर। नेक्स्ट हमारे पास चलें जी, विच प्रोसेस एरियाज फोकसेस ऑन सिलेक्टिंग टेक्निकल सॉल्यूशंस, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, टेक्निकल सॉल्यूशंस, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो हमारे पास है टेक्निकल सॉल्यूशंस। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, वैलिडेशन इंश्योर्स दी सॉफ्टवेयर। जो हमारे पास वैलिडेशन होती है ये इंश्योर करती है सॉफ्टवेयर की मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, इज एरर फ्री, इज बिल्डिंग यूजिंग द राइट टूल्स, हैज ऑप्टिमल परफॉर्मेंस। तो ये हमारे मीट करती है स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं जी, वेरिफिकेशन फोकसिंग ऑन, जो हमारे पास वेरिफिकेशन होती है ये किस चीज़ पर फोकस करती है? बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, यूजर सेटिस्फेक्शन, रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो इस चीज़ का आपने माइंड में ख्याल रखना है कि बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट और बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट ये डिफरेंट टर्म्स हैं। ठीक है, तो इनके हवाले से जो वेरिफिकेशन है ना वो हमारे पास होती है बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट। ठीक है, तो बी इसका करेक्टेड आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिट्स इन इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, चेक कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड, टीम प्रोडक्टिविटी, बजट यूटिलाइजेशन, फीचर काउंट। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो हमारे पास है कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और अ प्रोसेस एक्शन टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो हमारे पास प्रोसेस एक्शन टीम होती है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स के लिए जो है ना रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉड्यूल नंबर 5, प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस एरियाज। अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट, ईवीएम मैयर्स, ये किस चीज़ को मैयर करती है? ये बेसिकली कॉस्ट एंड शेड्यूल जो होता है ना परफॉर्मेंस को मेंटेन करती है, मैयर करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास बी इसका करेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ एस पी आई इज इक्वल टू 1.2 द प्रोजेक्ट इज,
अगर SPI हमारे पास 1.2 हो तो हमारे पास द प्रोजेक्ट इज अहेड ऑफ शेड्यूल, बिहाइंड शेड्यूल, ओवर बजट, अंडर बजट। तो ये हमारे पास अहेड ऑफ शेड्यूल इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अ CPI वैल्यू ऑफ 0.7 इंडिकेट्स द प्रोजेक्ट इज अंडर बजट, ओवर बजट, ऑन शेड्यूल, बिहाइंड शेड्यूल। तो ये हमारे पास जो CPI वैल्यू ऑफ 0.7 जो है ना, ये इंडिकेट करती है कि प्रोजेक्ट ओवर बजट है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बी करेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट है विच कंपोनेंट इज ए पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का पार्ट है। कोड रिव्यूज, बजटेड एफर्ट्स, यूनिट टेस्टिंग, रिस्क प्रोबेबिलिटी। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो है बजटेड एफर्ट, ठीक है। बी इसका करेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट ऑडिट्स एम्स टू। प्रोजेक्ट ऑडिट्स का जो है ना वो एम क्या होता है। इंक्रीज फीचर काउंट, इंश्योर कंप्लायंस विद प्रोसेसेस, रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन, स्पीड अप डिलीवरी। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो है इंश्योर कंप्लायंस विद प्रोसेसेस, ठीक है। A critically deficient project health status implies। जो हमारे पास क्रिटिकली डिफिशियंट प्रोजेक्ट हेल्थ स्टेटस किस चीज़ पर इम्प्लाई करता है। एक्सीड्स एक्सपेक्टेशन, सीरियस ऑन कंप्लायंस, माइनर डिलेज ऑन ट्रैक डिलीवरी। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो है सीरियस नॉन कंप्लायंस, ठीक है। बी इज करेक्टेड आंसर। तो ये बेसिकली हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज रोड मैप इंक्लूड इन प्रोजेक्ट प्लानिंग। कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर रोड मैप है वो क्या इंक्लूड करता है। टीम मेंबर्स रोल्स, टाइमलाइन फॉर फेजेस एंड डिलीवरेबल्स। तो इसके अंदर बेसिकली होता है कि हम टाइमलाइन और फेजेस को जो है ना इंक्लूड करते हैं, ठीक है। बी इसका करेक्टेड आंसर है। वीकली स्टेटस रिपोर्ट्स आर यूज्ड फॉर। जो हमारे पास वीकली स्टेटस रिपोर्ट होती है ये किस चीज़ के लिए यूज होती है। तो ये बेसिकली यूज होती है ट्रैकिंग दी प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, कि हमारे जो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस कितनी है उसको ट्रैक करने के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं स्टेटस रिपोर्ट को, वीकली स्टेटस रिपोर्ट को। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देख लें जी। द पर्पज ऑफ ए डेमो प्लान इज टू। जो पर्पज होता है डेमो प्लान का वो क्या होता है। तो वो हमारे पास होता है शेड्यूल क्लाइंट डिमॉन्स्ट्रेशंस, ठीक है। तो बी इसका करेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच मैट्रिक इज नॉट अ पार्ट ऑफ ईवीएम। प्लांट वैल्यू, पीवी, एक्चुअल कॉस्ट, एसी, लाइन ऑफ कोड, एलओसी, एंड वैल्यू, ईवी। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो है लाइंस ऑफ कोड, एलओसी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास लास्ट मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 6, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग वर्सेस SQE, ठीक है। यहाँ पर SQE का मतलब है सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग, और SRE का मतलब है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। द कवेंडिश चॉइस रिपोर्ट एट्रीब्यूट्स 87% ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर टू पुअर कोडिंग प्रैक्टिसेस, इन inadequate requirements, इंजीनियरिंग इन सफिशिएंट टेस्टिंग, बजट कंस्ट्रेंट। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो हमारे पास बी है बेसिकली। और नेक्स्ट है हमारे पास आर रिक्वायरमेंट स्टेटिंग UI मस्ट बी यूजर फ्रेंडली, लैक्स करेक्टनेस, वेरीफाइबिलिटी, कोहेरेंस, ट्रेसेबिलिटी। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो है वेरीफाइबिलिटी। बी इसका करेक्टेड आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच एट्रीब्यूट इंश्योर्स ए रिक्वायरमेंट अलाइन विद बिजनेस गोल। कौन सा एट्रीब्यूट जो है वो इंश्योर करता है कि रिक्वायरमेंट अलाइन विद बिजनेस गोल, के हमारा जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये अलाइन कर रही है बिजनेस गोल्स के साथ। तो ये हमारे पास नेसेसरी होता है, ठीक है। नेसेसरी जो एट्रीब्यूट है ये बेसिकली इसको अलाइन करता है। नेक्स्ट हमारे पास अ यूज केस टेम्पलेट इंक्लूड्स। जो हमारे पास यूज केस टेम्पलेट होते हैं इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है। प्री कंडीशन एंड पोस्ट कंडीशंस इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नॉन ट्रेसेबल रिक्वायरमेंट्स ऑफर लीड टू फास्टर डिलीवरी, स्कोप क्रीप एंड मिस अलाइनमेंट, लोअर कॉस्ट, बेटर UI डिजाइन। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो है हमारे पास स्कोप क्रीप एंड मिस अलाइनमेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब कोडिंग स्टैंडर्ड्स, सिस्टम बिहेवियर एंड फीचर्स, टीम स्ट्रक्चर, बजट एलोकेशन। तो जो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब ये डिस्क्राइब करती है बेसिकली सिस्टम बिहेवियर और उसके फीचर्स को, ठीक है। बी इसका करेक्टेड आंसर है।
नेक्स्ट है विश लिस्ट इन पोस्ट प्रोडक्शन इज। ये जो हमारे पास विश लिस्ट होती है पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर, ये किस चीज़ को जो है ना रेफर करती है? अ क्रिटिकल बग, अ न्यू फीचर रिक्वेस्ट, अ डॉक्यूमेंटेशन एरर, अ टेस्टिंग ओवरसाइट। तो ये हमारे पास एक न्यू फीचर को रिक्वेस्ट करने के लिए हम जो है ना उसको रेफर करती है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास विच इज ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट एग्जांपल। कौन सी यहाँ पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट एग्जांपल है? द सिस्टम शैल लोड इन 2 seconds, यूजर्स शैल लॉग इन विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, द कोड शैल बी मॉड्यूलर, डेवलपर्स शैल यूज जावा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बी है, ठीक है। यूजर्स शैल लॉग इन विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन इंश्योर, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट वैलिडेशन होते हैं ये किस चीज़ को इंश्योर करती है? कोड इज ऑप्टिमाइज्ड, रिक्वायरमेंट्स मीट्स यूजर नीड्स, टेस्टिंग इज कंप्लीटेड, बजट आर ट्रैक्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास बी है बेसिकली, रिक्वायरमेंट्स मीट्स यूजर्स नीड्स। नेक्स्ट है हमारे पास अ हॉट फिक्स रेफर्स टू। हमारे पास जो हॉट फिक्स है ये किस चीज को रेफर करती है? अ माइनर यूआई चेंज, अर्जेंट रेजोल्यूशन ऑफ ए क्रिटिकल डिफेक्ट, अ न्यू फीचर रोल आउट, कोड रिफैक्टरिंग। तो इसका जो करेक्टेड आंसर है वो हमारे पास है अर्जेंट रेजोल्यूशन ऑफ क्रिटिकल डिफेक्ट। तो बी इसका करेक्टेड आंसर है, ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज था जो हमने क्लियर कर लिया। आई होप सो कि आपके काफी सारे कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो गए होंगे इस सब्जेक्ट के हवाले से। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।